नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज की वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं प्रियांशु से। और प्रियांशु के साथ में, क्योंकि प्रियांशु की स्टोरी थोड़ी ऐसी है कि इसके साथ में बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो चलो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और फिर जब आप स्टोरी पे जाएंगे तो आप अपने आप रिलेट करना शुरू हो जाओगे। ठीक है, सो प्रियांशु पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में। Hello everyone, my name is Priyanshu Raj. I am from Bihar and my PCM percentage is 71% and my rank in IMUCT is 8783. रैंक है 8783। ठीक है, और कंपनी कौन सी कंपनी में स्पॉन्सरशिप मिली है? Actually, I have got a sponsorship in Great Eastern and Seven Island. ग्रेट ईस्टर्न एंड सेवन आइलैंड। तो दोनों में से कौन सी वाली चूज कर रहे हो? Sir, Seven Island. I think Seven Island is better than Great. सेवन आइलैंड इज बेटर देन। वैसे मैंने सजेस्ट मैंने ही किया था ना ये। Yes sir, आपने सजेस्ट किया। ठीक है, इस फिलहाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यही है। देखो, अब मैं बोल रहा था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है। कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? मर्चेंट नेवी तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से सबसे पहले वो? सर 10th करने के बाद जब मैं साइंस स्ट्रीम लिया और 11th किया, 11th के बाद 12th किया। ऐसे साइंस स्ट्रीम लेने के बाद सभी मेरा सपना था इंजीनियरिंग करने का, IIT JEE करने का, जो कि मैं उसको फॉलो भी कर रहा था। लेकिन कोविड-19 के कारण कुछ मेरे कोचिंग वगैरह पे इम्पैक्ट पड़ा। कब किया था 12th तुमने? 12th मैंने किया था 2023 में। 2023 में किया था। हाँ। अच्छा, तो कोविड एक्चुअली वो 2022 की बात तुम बता रहे हो? यस सर, ठीक है, जिसके कारण मेरा 11th पूरा डिस्टर्ब रहा। हाँ। बेसिक क्लियर नहीं थी। बट फिर भी ऑनलाइन कोचिंग करने के बाद 2023 में जैसे मैं 12th में गया तो ऑफलाइन कोचिंग गया और तैयारी वगैरह सब चल रही थी। लेकिन 12th करने के बाद मैं JEE पे ज्यादा फोकस कर रहा था और मेरे बोर्ड पे थोड़ा कम। और एक्चुअली मैं बिहार बोर्ड से हूँ, 12th मैंने बिहार बोर्ड से किया है। तो एक्चुअली उसका JEE मेंस और बोर्ड दोनों का जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा अपोजिट होता है। एक्चुअली JEE वगैरह में ज्यादातर सर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछते हैं, अप्रॉक्स 80% न्यूमेरिकल्स ही रहते हैं। लेकिन हमारे बिहार बोर्ड में 80% केवल थ्योरी रहता है और 20% न्यूमेरिकल्स रहते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट था मेरे को मैनेज करना दोनों। फिर हुआ ये कि मैंने मेंस क्लियर किया था, लेकिन 12th में मेरा 75% एग्रीगेट नहीं आया। 12th में तुम्हारा 75% एग्रीगेट नहीं आया, जिसकी वजह से फिर तुम मेंस में जा ही नहीं पाए? मेंस में जा नहीं पाया। ठीक है, तो तुम्हारा PCM कितना आया था उस समय पे? PCM उस समय मेरा 60% ही था, जो कि बहुत बाउंड्री लाइन पे था। मैं मर्चेंट में आने, सो मैंने डिसाइड किया कि एक ड्रॉप ईयर लेकर फिर से तैयारी करूंगा बोर्ड की, मतलब इम्प्रूवमेंट एग्जाम। हाँ, इम्प्रूवमेंट की और JEE की भी साथ में। ठीक है, फिर एक्चुअली हुआ ये कि नेक्स्ट ईयर कंपटीशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। जितना एक्सपेक्ट था उससे 3-4 लाख बच्चे ज्यादा अपीयर हुए थे एग्जाम में और कट ऑफ भी बहुत हाई गई थी, जिसके कारण समथिंग 2 और 3 परसेंटाइल के कारण मेरा मेंस रह गया। और लेकिन बोर्ड में मैंने 76% एग्रीगेट किया और PCM मेरी 71% रही। उतना ज्यादा भी नहीं रहा, लेकिन इतना पिछले के मुकाबले से भी ज्यादा रहा। तो मतलब 2024 तक आते आते कहानी ये हो गई थी कि अब JEE अपने हाथ से निकल गया था, लेकिन PCM सुधर गई थी। यस सर। ठीक है, मुझे लगता है कई लोगों की कहानी इसी तरीके से चलती है, क्योंकि सबसे पहले तो अपनी सोसाइटी में यही बोलते हैं कि या तो JEE करो या नीट करो। हाँ, तो लोग JEE और नीट करते हैं, तब तक तुम्हें मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ कहानी पता ही नहीं होगी। नहीं, मेरे को नहीं पता थी। और कहानी शुरू कहाँ से हुई मर्चेंट नेवी की? फिर इसके बाद कैसे शुरू हुई? इसके बाद सर जब मैं ड्रॉप लिया था तो तैयारी करते समय मेरे को बैकअप बनाने का कुछ प्लान है कि केवल JEE की तरफ मैं फोकस रहूंगा और हो सकता है अगले साल ना हो, फिर मैं करूंगा क्या। सो उसी पीरियड में जब मेरा ड्रॉप ईयर था, उसी पीरियड में मैंने अदर कैरियर के बारे में भी कुछ डिसाइड किया, कुछ रिसर्च वगैरह किए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब और इंटरनेट वगैरह पे। फिर मेरे को मर्चेंट नेवी के बारे में पता लगा। करणवीर सिंह नायर, जो कि उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, उनका कुछ पॉडकास्ट वगैरह मेरे को मिला, कुछ शॉर्ट्स वगैरह मिला। उसके बाद मर्चेंट नेवी के बारे में लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर किया। फिर मैं डिसाइड किया कि एक्चुअली अभी के हिसाब से, अभी जो चल रहा है इंजीनियरिंग में, इसके हिसाब से उस रैट रेस में दौड़ने से अच्छा है कि मर्चेंट नेवी में मेरे को कैरियर बनाने में अच्छा लगा। क्योंकि सक्सेस रेट भी यहाँ पे कम ही है ना एक्चुअली। देखोगे तो JEE में जाओगे तो 1% का ही सक्सेस रेट है, यहाँ पे तो भी सक्सेस रेट काफी सही चल रहा है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, फिर यही मैं डिसाइड किया। उसके बाद एक्चुअली बिहार में कोई ऑफलाइन सेंटर्स वगैरह या फिर कुछ है नहीं मर्चेंट नेवी वगैरह का तैयारी कराने के लिए। फिर मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कुछ मिल जाए, तो मेरे को
ऑनलाइन आपके क्लासेस के बारे में पता लगा। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस करके उसके बाद घर पे 1 साल और ड्रॉप लेके बैठ के मैं थक चुका था। फिर मैंने डिसाइड किया। ऑनलाइन का एक्सपीरियंस कैसा था तेरा? ऑनलाइन क्लासेस जब जेई के लिए करी थी। ऑनलाइन का एक्सपीरियंस सर ऐसे ठीक ही था, और कुछ बीच बीच में मैंने छोड़ भी दिया था, क्योंकि जब मेरा बोर्ड आया, मैंने अपियर हुआ था, मैं फिर से अपियर हुआ था इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए। तो इम्प्रूवमेंट से 2-3 महीने पीछे मेरा छूट चुका था वो ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन में तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो जाता था? जैसे होमवर्क दिया गया, होमवर्क जैसे वो डीपीपी दिया करते थे। हाँ। जो काफी क्वेश्चन जो होते थे उसमें लेंदी होते थे, समझ में नहीं आता था, और डाउट वगैरह जो होता था वो पूछ रहे थे, पूछने में दिक्कत आती थी। वो उधर से रिप्लाईज वगैरह नहीं आते थे। और एक्चुअली मैं थोड़ा विलेज साइड से हूँ, तो उधर वाईफाई या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहती है। प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत बहुत हुआ था। ठीक, हाँ। मैं यही, क्योंकि देखो अब मैं तो रहता हूँ यहाँ पे, और मैं खुद भी अभी भी मैं पढ़ते रहता हूँ, अलग अलग चीजें मैं करते रहता हूँ। तो जो मेरे कोचेज है ना, जब मैं उनके साथ में काम करता हूँ तो मैं बहुत रिलीजियसली काम करता हूँ। जो मेरा कोच अगर बोलेगा कि असाइनमेंट करना है तो करना है, अगर सुबह से लेकर के शाम तक की क्लास चल रही है तो चल रही है, छोड़ता नहीं हूँ मैं। लेकिन जो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस और जो ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है, मेरे लिए तो जमीन आसमान का डिफरेंस दिखाई पड़ता है। डिफरेंस सर है, मैंने भी यहाँ पे आके एक्सपीरियंस किया है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में क्या बेनिफिट्स है और क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो क्या मतलब वो क्या फील हुआ तुम्हें? तुम जैसे ऑफलाइन अब यहाँ तैयारी कर रहे थे, तो ऑफलाइन तैयारी में और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस दिखाई पड़ा? पहले तो सर मेरे को कोई इंस्टीट्यूट मिल नहीं रही थी मर्चेंट नेवी के लिए। फिर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखने के बाद लाइफएक्स कैरियर के बारे में मेरे को मालूम लगा। उसके बाद मैंने कांटेक्ट भी किया। उस समय स्नेहा मैम थी यहाँ पे और कपिल भैया थे। उस स्नेहा मैम से कांटेक्ट करने के बाद यहाँ के बारे में मालूम चला। और फिर उस समय जो था कि मेरे को फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलना था इतनी दूर। तो पहले तो पेरेंट्स को कन्विंस करना कि बाहर जाना है, रहना है। और फिर मर्चेंट नेवी ऐसा चीज है, उसके लिए उस फील्ड के बारे में उन्हें कन्विंस करना। कन्विंस कैसे किया? मान गए थे आराम से? मम्मी तो देख के मर्चेंट नेवी को बोल रही थी, क्या ये समुंदर में इतना जाओगे, शिप वगैरह अकेले रहना, कैसे सरवाइव करवाओगे वहाँ पे, ये सब दिक्कतें आएंगी। फिर पापा को पहले बताया, उसके बाद पापा को बताया तो पापा बोले ठीक है, अगर इंजीनियरिंग में नहीं हो रहा है, नहीं चाहते हो तुम करना, तो तुम वो करो जिसमें तुमको खुशी मिले और तुम कर सकते हो। चलो ये तो बढ़िया बात है, मतलब पापा अंडरस्टैंडिंग है, समझ लेते हैं आराम से। ठीक है। फिर धीरे धीरे करके पापा से ही मैंने बोला कि मम्मी को ही बताइए, समझाइए उनको। फिर मम्मी भी कन्विंस हो गई थोड़ा। कन्विंस करने के बाद रिश्तेदार तो लेकिन नाक चुभाते ही होंगे बीच बीच में। रिश्तेदार सर अब उतना तो बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ कुछ रिलेटिव्स वगैरह हैं जो टांग खींचने वाला काम तो करते ही हैं। जब मैं जेईई का तैयारी कर रहा था उस समय मेरा नहीं हुआ, तो बहुत सारे थे जो ट्रोल करते थे। तो उस ट्रोलिंग के कारण मैं कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता था। और 1 साल घर पे रहने के बाद जो तानाशाही सुनने को मिलता है वो तो सर बहुत गजब ही एक्सपीरियंस रहा। फिर लेकिन मेरे पापा, माय फादर ऑलवेज मोटिवेट्स मी, वो हमेशा मोटिवेट करते रहे कि ये सब चीज पे ध्यान मत दो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, तुम कुछ कर लोगे। फिर ये सब इंस्टीट्यूट के बारे में, मेरे को इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगा। मैं यहाँ पे बात करके तुरंत आ गया। मैं यहाँ पे आया था अप्रोक्स मई में आया था, मई 20 या 25 के अराउंड। तो यहाँ पे बात करने के बाद फिर इस इंस्टीट्यूट से होने के बाद मैं एक और इंस्टीट्यूट गया था, ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस बोलते हैं सब। वहाँ पे जाने के बाद दोनों में मेरे को कोई डिसाइड करना था किस में मेरे को एडमिशन लेना है। एंड आई फाइंड लाइफएक्स कैरियर मोर बेटर। क्यों? यहाँ पे मेन बात सर ये था कि मेरे को इंटरव्यू के लिए ज्यादा वो करना था, क्योंकि बिहार से मैं हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा स्पीकिंग इंग्लिश जो होता है ना वो खराब रहता है, वो लगभग खराब ही रहता है। मैंने 10th तक सीबीएसई से किया है, तो मेरा थोड़ा बेटर है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे आया। और सर आप जो हैं, आपका वीडियो देख के मैं बहुत मोटिवेट हुआ था। उसके बाद वहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा है, तो मेरे को लगा वहाँ पे टीचर्स ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। क्लासेस करो, उसके बाद जो करना है तुम ही करना है। लेकिन यहाँ पे मेरे को गाइडेंस भी मिला, जो जब भी मेरे को कुछ डाउट आता था मैं सर से कंसल्ट करता था और सर मुझे बताते थे। बस यहाँ पे आया, उसके बाद एडमिशन लेने के बाद पूरा मोटिवेशन और जितना भी मेरा कंसिस्टेंसी था, हार्ड वर्क था, सब मैंने 1 साल के लिए तो सब कुछ भूल गया था। वो पीछे जो चीज है, वीडियो गेम्स वगैरह, इंस्टाग्राम, समथिंग, जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे
था वो सब भूल गया। एक्चुअली कांटेक्ट भी, मेरे फैमिली से भी कांटेक्ट बहुत कम होता था, हफ्ते में एक बार ही होता था। पूरा मोटिवेटेड था मैं ऑलवेज। और आप जो सर फर्स्ट क्लास में ही बताए थे 8 स्टेजेस, वो सब के बारे में मैंने अच्छे से अध्ययन किया। मतलब बेसिकली ये है कि जो हमने 8 स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थे जो शुरू में ही मैं बता देता हूँ जनरली, उसके अलावा अपना हम लोग विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग लेकर के चलते हैं, टेस्ट पेपर होना, एनालिसिस होना। तो यहाँ जब प्रिपरेशन कर रहे थे, यहाँ कोई ऐसा फेज आया जिसमें तुम्हें लग रहा हो कि यार अभी थोड़ा डिप्रेशन लग रहा है, अभी थोड़ा डिमोटिवेशन लग रहा है? स्टार्टिंग में आया था तो मोटिवेशन तो थी, बहुत मोटिवेशन थी। स्टार्टिंग के 3-4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई भी किया। वहाँ बीच में क्या हुआ था कि 1-2 सब्जेक्ट के कभी टीचर्स रिप्लेस हो रहे थे, तो उस समय थोड़ा दिक्कत आया। और फिर उस समय कुछ डाउट सा हुआ कि क्या होने वाला है अब आगे। उसके बाद बीच में थोड़ा सा तबीयत भी खराब हो गई थी, तो उस समय और थोड़ा दिक्कत आया कि अब क्या होगा। एग्जाम का 4-5 महीना ही बच गया है। लेकिन मैंने अपना होप कभी नहीं हारा और सर पे ट्रस्ट किया। चलो अच्छी बात है। क्योंकि आखिरी के टाइम में तो मुझे लगता है, देखो एक चीज बहुत मैटर करती है, कंसिस्टेंसी, और दूसरी चीज है डिसिप्लिन। मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ कि अपनी वैल्यूज में ये 2 चीजें तो ऐड कर ही लो। और जब आप एंड में आते हो ना, जब आपके वो 15-20 टेस्ट होने वाले होते हैं, फुल टेस्ट होने वाले होते हैं, उससे पहले अगर आपने प्रॉपरली सब रिवाइज कर लिया, सारे डाउट्स पूछे हैं, सब एनालिसिस कर लिया है, फॉर्मूला बुक रिवाइज कर रहे हो, और जब आप वो टेस्ट के थ्रू निकलते हो तो उसके बाद एग्जाम आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगता जितना ये एग्जाम से 1 महीने पहले जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ था लाइफ कैरियर का, डेली 3 घंटे का एग्जाम होता था टोटल IMCT पैटर्न पे, वो बहुत सही रहा। अप्रॉक्स 20 टेस्ट हुए होंगे। एनालिसिस करी थी तूने? एनालिसिस मैं डेली करता था, प्रॉपर एनालिसिस करता था और एनालिसिस सीट भी करता था। क्योंकि तू दिखाते रहता था मुझे, टाइम एंड टाइम तो बताते रहता था, अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी तो तू पूछ भी लेता था आकर के। ठीक है, सही है, ये बढ़िया है। वैसे अगर देखा जाए तो एनालिसिस अगर आप टाइमली करते रहोगे। इंटरव्यूज तूने कितने दिए? इंटरव्यूज अप्रॉक्स 20 के अराउंड मैंने इंटरव्यू दिया है मैम को, और आपको एक इंटरव्यू दिया था। और उस एक इंटरव्यू में ही पता चल गया मेरे को और कितना तैयारी करना है इंटरव्यूज वगैरह की, कितना IMU फोकस करना है और कितना इंटरव्यू पे करना है। इंटरव्यूज तो हो जाते हैं बट IMU ज्यादा मैटर करता है। हाँ, एक्चुअली यही मेन चीज होती है। बहुत लोग केवल स्पॉन्सरशिप के चक्कर में पड़े रहते हैं, इंटरव्यू के चक्कर में पड़े रहते हैं और अपना इंटरव्यू खराब कर, वो IMU खराब कर लेते हैं, IMUCT खराब कर लेते हैं। तो दोनों ही चीजों पे ध्यान रखना जरूरी है, रैंक के ऊपर भी ध्यान रखना जरूरी है और इस पे भी ध्यान रखना जरूरी है। यस सर। चलो, काफी सही एक्सपीरियंस है। और तुमने कौन सी कंपनी में स्पॉन्सरशिप के लिए डाला था? ऐसे फॉर्म तो इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट होने के कारण कुछ कंपनीज ऐसी थी कि जो मैं एलिजिबल नहीं था उसके लिए। फ्लीट वगैरह, MSc ये सब के लिए एलिजिबल ही नहीं था। एज का भी फंडा होगा कुछ? एज का, हाँ, MSc में एज का फंडा था। फ्लीट में इम्प्रूवमेंट का। एंग्लो भी शायद नहीं ले रही होगी, 75 मांगती है वो इम्प्रूवमेंट। एंग्लो ले रही है सर, वो एक्चुअली ऑफिशियली कुछ मेंशन नहीं है उसके वेबसाइट पे। अच्छा। बट मैं अपीयर हुआ था उसके इंटरव्यू में। हाँ, रिटन टेस्ट मेरा क्लियर था, मैं इम्प्रूवमेंट उसके इंटरव्यू में भी गया था। बट इंटरव्यू में कुछ 2 क्वेश्चन के कारण मेरा नहीं हो पाया। ठीक है। तो उन्होंने तुम्हें दूसरा चांस भी नहीं दिया कि तुम दूसरा चांस ले लेना करके? चांस उन्होंने दिया। बोला कि 1 मंथ बाद फिर आना तुम। फिर तुम गए नहीं? फिर मैंने गया नहीं सर, नहीं गया मैं। 7 आइलैंड और ग्रेट था, फिर मैं सोचा कि वो दोनों कर लेता हूँ, उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अगर मेरिट लिस्ट आ गया तो वेल एंड गुड, 7 में जाऊंगा, और अगर मेरिट लिस्ट नहीं आई तो फिर से एंग्लो के लिए ट्राई करूंगा। ठीक है। वैसे तुम्हारा इंटरव्यू तो उसमें क्लियर हो ही गया ना? 7? हाँ, इंटरव्यू दोनों क्लियर हो गया और मेरा मेडिकल भी हो चुका है दोनों। ठीक है, बढ़िया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो, ये तो बहुत सही चीज़ है। और मेरे ख्याल से काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो जेई की प्रिपरेशन करते रहते हैं, जिनको मर्चेंट नेवी के बारे में नहीं पता होता है, जिनको ताने सुनने मिल रहे होते हैं। ठीक है, मैं सबको बता देना चाहता हूँ भाई, यहाँ पे सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, मर्चेंट नेवी का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। और इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट्स के बारे में बहुत लोग पूछते रहते हैं कि सर इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट्स को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो भी इसने आपको ऑलरेडी बता दी है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। लेकिन अच्छा, कई बच्चे ये पूछते हैं सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, या मैं बिहार से हूँ, मैं यूपी से हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठा हुआ है जो इन सभी चीजों को पार करके आराम से आगे निकल गया है। मेन चीज है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप ये फॉलो करते रहोगे तो डेफिनेटली आप भी आगे जा पाओगे। एंड ऑल द बेस्ट प्रियांशु। अभी तुम्हारे डीएनएस के लिए होपफुली जब तुम नेक्स्ट ईयर आओगे तब हम एक पॉडकास्ट भी शूट करेंगे तुम्हारे एक्सपीरियंस को लेकर के, कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।